मेरा अगला इंटरव्यू था बार्क में, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इसका एप्लीकेशन ना गेट के बाद आया था। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बात एक ये अच्छी बात होती है कि ना आप उसमें ना 2 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट गेट के थ्रू कि आपके गेट स्कोर कार्ड पे उठाएंगे, और एक ना अगला अलग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हो। तो ऐसा ऑप्शन रहता है कि ना आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ते हैं कि ऑब्वियसली आपका गेट अगर अच्छा नहीं गया तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू। तो मैंने भी दोनों के लिए अप्लाई किया। तो मेरा पर गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ, रिटर्न के थ्रू जस्ट मैं 2 या 3 मार्क्स से चूक गया था। तो इसके बाद हमने बार्क के इंटरव्यू के लिए मुंबई में रिपोर्ट किया था। तो वहाँ पे पूरा एकोमोडेशन भी हमें प्रोवाइड किया गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना वहाँ लोग आपके जो रूममेट्स रहते हैं या आजू बाजू रहते हैं ना, सब अच्छे अच्छे रैंक वाले लोग रहते हैं। तो आप उनके साथ आराम से 2-3 दिन पूरा डिस्कशन भी चलता है कैसा क्या होता है करके। तो हम फिर फॉर्मेलिटीज़ हुई जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब, और उसके बाद इंटरव्यू में एंटर किया मैंने। तो वहाँ पे पैनल में 5 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। तो बार्क में ना थोड़ा अलग प्रेशर आता है क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट बैठे होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लगता ही है। और बार्क का इंटरव्यू ऐसे ही होता है कि ना ऑन एवरेज 1 घंटा चलता ही है। मेरा इंटरव्यू ना 1.25 आवर्स लास्ट किया था। तो और पर बात ये कि ना उन लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपसे ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, और ये प्योर टेक्निकल होता है। बाकी पीएसयूज़ में क्या होता है कि आपका ना गेट के स्कोर का वेटेज रहता है, पर बार्क में ऐसा नहीं होता। बार्क में बस ये है कि गेट का स्कोर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। आपको अगर इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर आपके गेट के स्कोर की कोई वैल्यू नहीं। आप रैंक 1 लाए या रैंक 300 लाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। उसका प्योर इंटरव्यू बेस पे रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बार्क में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसके कारण। तो मैंने जब एंटर किया तो बैठे हुए थे साइंटिस्ट, उन्होंने पहले वो खुद ना कूल डाउन करने की कोशिश करते क्योंकि उन्हें भी पता है कि ना बच्चे हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं एकदम। तो पहले उन्होंने ऐसी कैजुअल क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ से हो, मैंने बताया भिलाई से। फिर भिलाई स्टील प्लांट का नाम आ ही जाता है। उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछा। फिर मुझे पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लिया करके। तो बात ये थी कि मैं एकदम ऑनेस्ट था। मैंने वहाँ बोला सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैकेनिकल थी। फिर वो मिला नहीं मुझे और मैं एनआईटी छोड़ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। फिर इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन चालू हुए। मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आप ना अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स लिस्ट कीजिए। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्योंकि मैं उसमें एकदम कंफर्टेबल हूँ। तो सबसे टॉप पे मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, और उसके बाद सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे लिखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से उन्होंने पूछा। उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल जो सर्किट्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या सिक्वेंशियल यूज़ करके, मतलब बिना माइक्रो कंट्रोलर के आपको बजर सिस्टम बनाना है। तो हालत ही वहाँ ख़राब हो जाती कि यार बजर सिस्टम, क्योंकि खुद कोई कभी डिज़ाइन नहीं किया रहता ना ऐसा। तो क्योंकि थ्योरेटिकली जब पढ़ते भी हैं ना हम, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, तो डिज़ाइनिंग पार्ट थोड़ा वीक ही रहता है। तो आपको ना वहाँ पे आपकी ना स्ट्रेंथ टेस्ट होती है कि आप कितना दिमाग चला सकते हैं। तो उन्होंने बोला यू कैन ड्रॉ करके, पेन और पेंसिल दी, पेपर दिया, और इतना एक एक चीज़ उन लोग नोटिस करते हैं ना कि मैं अपना पेन लेके आया था। उन्होंने बोला कि पेन नहीं पेंसिल से बनाओ, तो मैंने पेन भी ना टेबल पे रख दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं तुम भूल जाओगे करके, तो उसको भी उन्होंने जेब में रखा। मतलब एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, साइंटिस्ट है। तो मैं फिर कुछ ट्राई कर रहा था। उस टाइम दिमाग कुछ भी नहीं चल रहा था कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आते ही साथ पहला क्वेश्चन। तो मैं ट्राई कर रहा था, बोले कि अरे हमें भी बताते जाओ तुम क्या क्या सोच रहे हो, हम भी हेल्प करेंगे। तो मैंने बताया कि सर बजर सिस्टम है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए सिस्टम का स्पेसिफिकेशन कि अगर एक आदमी बजर दबाए तो बाकी जो लोग हैं उनके बजर सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाए। असल में उन्होंने बोला था कि 3 मैन का क्विज़ है और उसके लिए बजर सिस्टम, तो बाकी दोनों के डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए। तो बोले कि गुड करके ऐसी अप्रोच रहेगी, और आगे कैसा कैसा रहेगा। मैंने बोला कि सर बाकी तो बजर एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट एक्टिवेट हो जाएगा, वो ठीक है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे जो सूझ नहीं रहा है वो है कि मैं बाकी दोनों के स्विच डीएक्टिवेट कैसे करूँ करके, क्योंकि वो दबाए तो उनका नहीं बजना चाहिए करके। तो फिर मैंने अलग अलग अप्रोच बताई कि सर ऐसा ट्राई कर रहा हूँ करके ऐसा। तो वो भी ना आपके कंटिन्यूस हेल्प करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेगा। फिर आपको हिंट भी देते हैं ना कि चलो यार ये वाला अप्रोच ट्राई करके देखो, ये वाला करके देखो। पर मेरा ऐसा था ना, मुझे क्लिक हो रही थी चीज़ें ना, तो मैं एकदम उनका अप्रोच सुन नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाती। मुझे लग रहा था कि मैं अपने अप्रोच से पहुँच जाऊँगा, तो मैं बना रहा था। फिर कुछ ना प्रॉब्लम छोटी छोटी रह ही जा रही थी।
तो वो सजेस्ट करते थे ना कि देखो यार इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो साइंटिस्ट है ना, तो प्रैक्टिकल चीज़ें में एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। तो फाइनली मैं एक स्टेज पे पहुंच गया कि ना मेरा सिस्टम फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो मैंने बोला कि सर हो गया करके। तो बात ये थी कि वो बोले कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा करके। तो मेरी हालत ख़राब, मैं फुल कॉन्फिडेंट था। तो मैं बोला नहीं नहीं सर करेगा करके। मैं उन्हें बोला कि आप कोई भी सिनेरियो दीजिए मुझे कि कोई बज़र दबाया करके, मैं आपको पूरा सर्किट का वर्किंग बताऊंगा करके। फिर उन्होंने मुझे सिनेरियो दिया, तो मैंने वो भी बताया कि मान लीजिए ए बी सी में बी ने बज़र दबाया तो ए और सी का कैसे डीएक्टिवेट हो जा रहा है, कैसे मेरा एलईडी जल रहा है, कैसे वो हो रहा है करके। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है, तुम्हारा वो तो सही बना है, उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, सर्किट सही बना है। तो बोले कि पर देखो यार तुम एक इंजीनियर हो। तो मैं आपको सर्किट के बारे में बताता हूँ। मैंने 3 मैन का सर्किट बनाने के लिए 9D फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम इंजीनियर हो, तुमको मिनिमाइजेशन आना चाहिए, तुमने 3 लोगों के लिए 9D फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है, तो ऐसे ही जब 4 लोगों के लिए 16 हो जाएगा, 5 लोग के लिए 25 हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, तो तुम्हें मिनिमाइज़ करते आना चाहिए। तो बोले कोई और अप्रोच लगाओ करके। बोले कि चलो काउंटर से बना के करो करके। तो मैं एकदम सोचने लग गया कि मुश्किल से एक तो बना है, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करना ही बहुत मुश्किल बात होता है, पर मैं सक्सेसफुली इतना कंप्लीट कर पाना था, वही बहुत प्राउड मोमेंट था वहाँ पे कि मैं इतना कर पाया था। पर वो बोल रहे थे और ट्राई करो, तो मैं सोच रहा था। फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि उन्होंने बोला कि चलो कुछ और पूछते करके। फिर उन्होंने हाँ मेरे सर्किट में डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, तो वो उस पर गए। उन्होंने बोला कि देखो यार तुम डी फ्लिप फ्लॉप से एक बल्ब जला रहे हो। तो मुझे पूछा कि तुम्हें पता है क्या कि डी फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट करंट कितना होता है करके। तो ये थोड़ी ना बार्क में ऐसा रहता ही है कि प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है ना, तो उन्होंने ऐसा पूछा। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे इसका तो आइडिया नहीं है करके। फिर उन्होंने रिलेज़ के बारे में पूछा कि रिले क्या होता है। तो मैंने बताया रिले ऐसा सर्किट, मैंने बोला कि सर बल्ब नहीं जल सकता तो हम रिले यूज़ कर लेंगे, क्योंकि रिले एक ऐसा डिवाइस है कि जो लो पावर इनपुट करके स्विचिंग के काम आता है। तो मैंने बोला कि डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैं रिले में जोड़ लूँगा और उससे थोड़ा हाई वोल्टेज वाला बल्ब जल सकता है आराम से। तो उन्होंने मुझे रिले पे क्वेश्चन किया कि रिले कैसा होता है, क्या होता है। मैंने बताया कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज ऐसा टाइप के होते हैं रिलेज़ करके। उन्होंने बोला ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो मैंने सर्किट ब्लॉक डायग्राम बनाया था, पर वो शायद चाहते थे कि सर्किट डायग्राम, तो मैं उसमें वो नहीं बता पाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि सिग्नल सिस्टम्स पे आए। फिर वो तो उन्होंने बोला कि सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बोला कि सर वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस क्राइटेरियाज होते हैं। मैंने बताया लीनियर नॉन लीनियर होता है, फिर कॉजल नॉन कॉजल, स्टैटिक डायनामिक, फिर स्टेबल अनस्टेबल ऐसा। तो उन्होंने फिर बोला कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। तो मैं उसका डेफिनेशन बताया। उन्होंने बोला नहीं मैंने बताया होमोजेनिटी और लीनियरिटी। तो बोले कि हमें लिख के बताओ कैसा होता है। तो एज़ यूजुअल जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, मैंने उन्हें वही बताया कि होमोजेनिटी ऐसा होता है, लीनियरिटी ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ पे ना आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और भले ही वो साइंटिस्ट है ना, पर एकदम कूल एटमॉस्फेयर रहता है। बस ना 5 या 10 मिनट आपको लगेगा कंफर्टेबल होने में, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं ना, तो आराम से कूल हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहता है उसके बाद। मतलब इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है ना कि भले ही इतना मेरा इंटरव्यू ना 1.25 आवर्स लास्ट किया था, पर उसके बाद भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाया था। मैं बताता हूँ आगे और क्या क्या क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पूछा डी फ्लिप फ्लॉप पे फिर से आए। तो बोले कि डी फ्लिप फ्लॉप लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर सिस्टम। तो उस टाइम भी मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा था, पर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा कि कैसे कैसे होगा। फिर मैंने बताया कि सर नॉन लीनियर है करके। तो उन्होंने बोला ओके करके। फिर उसके बाद उन लोग आए कि कंट्रोल सिस्टम पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैंने बताया कि ऐसा ये है कि इम्पल्स का डेफिनेशन बताया। फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों यूज़ करते हैं उन्होंने मुझे पूछा। तो मैं सोच रहा था, मैंने कुछ ऐसा आइडियाज़ दिए, पर उन्हें वो जम नहीं रहा था। मतलब उन्हें जो आंसर चाहिए था ना, उन्हें वो नहीं मिल रहा था। उन लोग ना पर थोड़ा ना हिंट देते रहते कि ऐसा सोच के देखो, वैसा सोच के देखो, क्यों होगा करके। फिर फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इसलिए क्योंकि इम्पल्स का ट्रांसफॉर्म 1 होता है, और किसी अभी सिग्नल से मल्टीप्लाई करने से आउटपुट सबसे इजीली उसी पे मिलता है। तो मैंने भी ऐसा बात किया था, पर वो थोड़ा ना अलग डायरेक्शन, मतलब थोड़ा घुमा के बात किया था, तो इसलिए थोड़ा मैं कन्वोल्यूशन के साइड चला गया था, रिस्पॉन्स के साइड नहीं। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू में होता रहता है थोड़ा बहुत। और वो जितना भी है ना, बार्क में ऐसा होता है कि आपकी ना नॉलेज टेस्ट करते हैं।
फिर उन्होंने मुझे एनालॉग का क्वेश्चन दिया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स था, तो उन्होंने पूछना चालू किया कि देखो इंटीग्रेटर सर्किट बनाओ करके, इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा क्या होगा। मैंने बताया कि इसमें लगाने से स्टेप मिलेगा, फिर स्टेप में लगाने से रैंप मिलेगा। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आना चालू किया। तो एनालॉग वाला पार्ट जो था ना मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था असल में। मुझे एग्जैक्टली क्लिक भी नहीं कर रहा कि वहाँ क्या क्या क्वेश्चंस था, मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं करके, पर मुझे याद है कि क्वेश्चंस क्या क्या थे करके। तो उन्होंने ऐसे ऐसे पूछा, मतलब मैंने कुछ ना सर्किट गलत बनाया था इंटीग्रेटर का या वो करके, और मुझे ना मैं जब वर्किंग पे गया ना उस सर्किट की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो गया करके। फिर मैंने वहाँ एक्सेप्ट भी किया कि सर हाँ ये गलत हो गया करके, मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा करके। फिर वो फिर से कंट्रोल सिस्टम पे आए। अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने फिर से एक प्रैक्टिकल सर्किट डिज़ाइन करने दिया मुझे। उन्होंने बोला कि देखो यार, ऐसा सर्किट, ऐसा सिस्टम है कि आपके पास एक टैंक है, उसमें आउटलेट कंटिन्यूस ऑन है, मतलब आपका पानी कंटिन्यूस बाहर बह रहा है, पर जो इनलेट है ना, जो आप मतलब मान लीजिए टैप है, उसका कंट्रोल आपके पास है, और आपको ना पानी का लेवल हमेशा 3 मीटर टू 5 मीटर के बीच में ही रखना है करके। तो बोले उसके लिए कैसे करोगे करके। तो मैं फिर सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि मुझे क्लिक कर रहा था ना कि अगर कंपैरेटर यूज़ करें ना तो ईजी पड़ेगा थोड़ा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि तुम ये कैसे करोगे कि वाटर लेवल कितना है करके। तो मुझे क्लिक किया कि ना एक सिंपल सा सर्किट होता है करके, जिसमें ना आप वायर्स ना अलग अलग लेवल पे लगाते हैं, तो उससे आउटपुट पता चल जाता है कि ना आपका कितने लेवल पे है करके। तो मैंने बताया कि सर ऐसा छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट भी हमने बनाया था कि वाटर लेवल इंडिकेटर पे, तो वैसा हम यूज़ कर सकते हैं उसे। तो बोले ठीक है, पर बोले कोई और अप्रोच। तो मैं सोचा फिर मैं बोला कि सर प्रेशर सेंसर यूज़ करेंगे। तो सबसे मेरे ख्याल से ना जो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ ना, ये एक पॉइंट था कि ना जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर सेंसर ना ऐसे कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे सोचता नहीं है। तो मैंने बोला प्रेशर सेंसर, उन्होंने पूछा रीज़न करके। तो मैंने बताया कि सर अगर वाटर एच लेवल तक, एच हाइट तक भरा हुआ है, तो प्रेशर का वैल्यू होता है ρgh करके। तो अगर प्रेशर सेंसर लगा रहे हैं तो हम प्रेशर का वैल्यू मिल रहा है, तो हम उससे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट पे अभी वाटर, मतलब कितना वो टैंक भरा हुआ है करके। तो ये चीज़ बहुत इंप्रेसिव थी, मुझे उनके रिएक्शन से भी लगा। और मुझे लगता है कि ना ये एक बात, और जो पहला मेरा क्वेश्चन था कि जब मैं फाइनल सर्किट तक पहुंच गया, ये दो एकदम इम्पॉर्टेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो गया बार्क में। तो फिर मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा करके। तो अब वहाँ क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें पूछते, तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि कौन सा प्रेशर सेंसर। तो अब मुझे इतना आइडिया था कि प्रेशर सेंसर यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकली हम उतना पढ़ते नहीं है ना, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि कौन सा नाम यूज़ करेंगे, कौन सा क्या रहेगा करके। तो मैंने वहाँ बोला कि सर मुझे इतना तो आइडिया नहीं है करके। फिर उन्होंने पूछा चलो ठीक है करके। तो उन्होंने बोला कि वापस प्रॉब्लम पे आओ कि कैसे मेंटेन करोगे। तो मुझे क्लिक कर रहा था ना कि सर कंपैरेटर अगर यूज़ करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में अब होता क्या है कि जो मेन ब्लॉक डायग्राम रहता है, उसमें एक रेफरेंस सिग्नल आता है और एक आउटपुट सिग्नल। तो मैं रेफरेंस चाहता था कि ना मैं ऐसा वैल्यू लूँ कि उन्होंने प्रॉब्लम में दिया था 3 to 5 मीटर्स, तो मैं चाहता था कि सर 4 मीटर रेफरेंस लेता हूँ। तो ऐसा होगा कि अगर वाटर का जितना भी वैल्यू आएगा, वाटर लेवल जितना भी रहेगा, उसके हिसाब से वोल्टेज आएगा, और दोनों का डिफरेंस होकर हम कैलकुलेट करेंगे कि एरर कितना है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि टैप ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो बोले नहीं, तुमको हम ये बोल रहे हैं कि तुमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा 4 मीटर सिलेक्ट नहीं करना है, तुमको 3 या 5 मीटर ऐसे ही चलना चाहिए करके। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा कंट्रोलर यूज़ करोगे करके। तो ये क्लिक कर रहा था कि ना कंट्रोल सिस्टम में ऐसे ही होता है करके, ब्लॉक डायग्राम में कि एक रेफरेंस सिग्नल, एक आउटपुट से फीडबैक, और उसके बीच का डिफरेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कैसे यूज़ करेंगे। पर कंट्रोलर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन कौन से टाइप के कंट्रोलर होते हैं। मैंने बताया कि सर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव, तो फिर PI, PD, PID कंट्रोलर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा करोगे। तो अब प्रैक्टिकली उतना तो पता नहीं रहता, तो मैंने बोला कि सर इतना तो आइडिया नहीं है मुझे। फिर उन्होंने वापस प्रॉब्लम पे मुझे भेजा कि कैसे करोगे करके। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें सोची कि सर ऐसा ट्राई करके देखेंगे, वैसा करके। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो कंटिन्यूस बताते जाते हैं कि ऐसा इसमें ये प्रॉब्लम आएगी करके। फिर फाइनली वो उससे ना डिजिटल पे जंप किए कि डिजिटल में कौन सा सर्किट रहता है, डिजिटल में कंपैरेटर डिज़ाइन करो करके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे पूछा था कि एनालॉग का ही क्वेश्चन था कि कैसे वोल्टेज सोर्स से कंट्रोल्स, हाँ वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे करके। तो ये भी मुझे क्लिक नहीं किया था। तो ऐसा आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना जो मैं एकदम प्रॉपरली आंसर भी नहीं कर पाया। और बार्क में मुझे ये मेरा एक स्ट्रेंथ था ना कि मेरी अप्रोच ना अच्छी रहती है, भले ही नॉलेज अगर वीक हो ना तो मैं दिमाग लगा लेता हूँ।
तो मुझे लगता है कि ना बार्क में मेरे सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया था करके, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर भी किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैं पूरा सॉल्यूशन तक एंड तक पहुंचा था, भले ही 30 मिनट्स लग गए थे उस क्वेश्चन को बनाने में। टाइम भी लगता है, प्रेशर लेने की कोई भी नीड नहीं है वहाँ पे। और जो मैंने बताया ना कि एक अलग था कि प्रेशर सेंसर वाला, तो अब क्या किसको पसंद आया ना वो हम गारंटी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आगे के क्या प्लान है आपके करके, तो बोले कि पढ़ना चाहते हो क्या आगे करके। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैंने आईआईटी में एडमिशन तो लिया है, पर मैं चाहता हूँ कि ना मेरा पीएसयू में ही रहे करके, मुझे पढ़ने का उतना इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको एकदम ये कॉन्ट्रास्टिंग बात बताता हूँ कि बार्क में जाने से हमें सबसे पहले 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं और 1 साल प्रोजेक्ट कराते हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू एमटेक रहता है, एमटेक की डिग्री दे देते हैं। तो मैं जबकि वहाँ पे बोल के आया था कि मुझे मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलरली पढ़ाई में, मैं जॉब चाहता हूँ करके, पर तो भी मेरे ख्याल से वो इतना इम्प्रेस हुए थे कि तभी भी उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है उस चीज़ का।